भारत के प्रधानमंत्री जिस बात के लिए जाने जाते हैं वे स्पष्टता से सीधे उस पॉइंट को संबोधन में अपने लेकर आते हैं जो देश के जहन में चल रहा हो। पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर क्या खत्म हो गया? जवाब है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर केवल कुछ देर के लिए रोका गया है। क्या इस ऑपरेशन को आगे चलाया जाएगा? अगर पाकिस्तान ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया, अगर उसने अपना वायदा तोड़ा, क्योंकि वो अपने वायदे और सीज फायर की गुहार की कसौटी पर खुद है। 10 मई को सीज फायर क्यों हुआ? जवाब आया कि 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सेना में डीजीएमओ की तरफ से ये गुहार लगाई गई थी कि आप ये सीज फायर कर दें, और इसके बाद इस सीज फायर को किया गया। वरना भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब 4 दिनों में लगातार दिया जा रहा था और उस जवाब से पाकिस्तान पस्त हुआ है। सबसे बड़े इस ऑपरेशन को लेकर फायदे, नुकसान या अचीवमेंट्स और क्षतियां क्या रहीं, सेना वैसे बता चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि वे हमारे सिस्टम को किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचा नहीं पाए। सैकड़ों ड्रोन्स उन्होंने दिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव, इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन हमने जो उनको क्षति दी है वो लंबे समय तक याद रखने लायक है। और 2-3 कड़े संदेश दिए, इन सब पर बातचीत हम जारी रख रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद क्या देश के भीतर और दुनिया भर में जो सवालों का शोर था, क्या वो अब पूरी तरह थम जाएगा? आज इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। पैनल का परिचय हम आपसे कराते हैं। अमरजीत चावला साहब हैं, पूर्व प्रभारी महामंत्री छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नमस्कार करता हूं आपको, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है सादर, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस पैनल पर। इसके अलावा भी हमारे साथ में और गेस्ट हमको जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कर्नल डॉक्टर बीबी वत्स साहब रक्षा एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं, और हर बार की तरह सतीश मिश्रा सर, ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स रिटायर्ड, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवोदित मेहरा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार है। आप सबसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, एक एक पहले आप सबका ओपिनियन में ले लूं कि इस पर वे क्या सोच रखते हैं। सबसे पहले, चूंकि मामला सीधे तौर पर सेनाओं से जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वत्स साहब, मैं उनका कमेंट लूंगा। सर, अब जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, कोई सिरा छूट गया है, कोई सवाल छूट गया है? सबसे पहले तो मैं आज एक भारत का नागरिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नागरिक और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जो आज तक भारत की हिस्ट्री में नहीं हुआ, वो पिछले 10 से 15 दिन के बीच में हुआ है। हमने ना केवल पाकिस्तान को घुटनों पर लाए, बल्कि एक संदेश देकर, एक कड़ा संदेश देकर, और भारत की जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर में एक तब्दीली लाकर, एक बहुत बड़ी बात है ये, उसमें तब्दीली लाकर पाकिस्तान के जो हिंटरलैंड में है, ना केवल एनओसी बल्कि आईबी के क्षेत्र में भी लगभग 400 से 500 किलोमीटर अंदर तक जो है अटैक करके उनके एयर बेसिस को और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करके जो हमने एक संदेश दिया है, वो उसके लिए एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, और जिसने कारगिल युद्ध में युद्ध क्षेत्र में रहकर पाकिस्तान से लोहा लिया, आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री का इससे ज़्यादा स्पष्ट और साफ संदेश देशवासियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, और बीच में जो मध्यस्थता करने का नाटक करने वाले देश हैं, उनके लिए भी इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकता। तो मेरा सोचना यह है कि चाहे IWT हो, चाहे न्यूक्लियर ब्लफ हो, चाहे हमारी पॉलिसी चेंज हो, डॉक्ट्रिन चेंज हो, चाहे हमारा आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद की जो फैक्ट्री है उसको नेस्तनाबूद करने का मसला हो, चाहे ये कहना कि अगर
एक गोली वहां से आएगी तो हमारी तरफ से गोला जाएगा। जी। इससे ज्यादा स्पष्ट देश का प्रधानमंत्री और क्या बोल सकता है? ठीक है, आपने अपनी बात पूरी स्पष्टता से आपने भी अपने आप पॉइंट रखा। सतीश मिश्रा जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? पहली बात तो ऑपरेशन क्यों चलाया, क्यों खत्म किया, क्यों बीच में रोका, इन सब के जवाब, ये जो पार्ट है। दूसरा, ये कहा गया कि बीते 48 से 50 घंटे मनोबल के ऊपर एक बड़ा परीक्षण थे, खासतौर पर भारतीय सेनाओं के। अब ये जो जवाब आया है, क्या इससे कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हो सकता है, एटलीस्ट सेना को लेकर या सेना के भीतर? पुनीत जी, मैं कर्नल साहब की बात से सहमत हूं, लेकिन अपनी बात रखना चाहता हूं कि ऑपरेशन का जो मैंडेट था वो बहुत क्लियर था कि हमको सिर्फ टेररिस्ट आतंकवादी के ठिकानों को ही नेस्तनाबूद करना है, वहाँ की आम आवाम और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टच नहीं करना है। हालांकि पाकिस्तान ने इसको फॉलो नहीं किया क्योंकि उसके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जो पाकिस्तान ने किया वो उसको करना था, जो हमने किया वो हमने किया, और हमें ये करना भी था। आज का जो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड एंड क्लियर है कि हम आतंकवाद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कोई भी कंट्री नहीं करता है। उसी तरह उन्होंने भी ये बात को रीट्रेट किया। रही बात, उन्होंने जो कहा है कि अगली बार जो हम बातचीत करेंगे वो सिर्फ पीओके पे करेंगे और आतंकवाद पे करेंगे, लेकिन ये कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी और किन शर्तों पे होगी, अभी इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी या हमको पॉलिटिकल विल अभी मैसेज नहीं किया गया है भारत की जनता को। तो अभी हमें ये भी देखना है कि ऑन टेबल क्या पीओके हमको मिल सकता है, या ऑन टेबल बात करके हम टेररिस्ट की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान में वो बंद हो जाएगी। ये सब अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिसका जवाब जो है वो आने वाले समय में आएगा। और अभी चर्चा में थोड़ा समय है, मैं कुछ पॉइंट और भी बहुत सारे नोट कर चुका हूं जो कि मिलिट्री कम पॉलिटिकल रिलेटेड हैं। तो पहले जो बड़े बड़े हमारे साथ जी सबको एक बार सुन उनके बाद मैं अपनी बात कुछ रखना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे साथ नवोदित मेहरा जी हैं। मेहरा जी, 2 दिन से सवाल केवल इस बात पर नहीं था कि सीज फायर क्यों हुआ, लेकिन 2 दिन से सवाल था बहुत सी बातों पर, विलिंगनेस पर था, जो आपने देश के साथ और देश के सेंटिमेंट्स के मुताबिक जवाब देने की बात की थी उस पर था, सरकार की दृढ़ता पर था, सरकार के उस पूरे आभा मंडल पर था जो उस पूरे ऑपरेशन में बड़े स्ट्रांगली देश जिसके साथ खड़ा था। क्या हम ये मान लें कि इस 22-23 मिनट के संबोधन के बाद वो चीजें वापस लौट पाई हैं जो सवालों में घिर गई थी, बादल छा गए थे सवालों के? देखिए, जैसे कि ओपनिंग स्टेटमेंट में कर्नल साहब ने जो बात बोली, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि आज प्रधानमंत्री ने हम सबको गौरवान्वित किया है और सारे सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं। और हर व्यक्ति, ऑपरेशन सिंदूर का आखिरकार मकसद क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था कि हम आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करें, जो हमने किया, उनके आकाओं को सबक सिखाएं, जो हमने किया। नूर खान पे जो हमला हुआ, हमने जो हमारी फोर्सेस ने किया, रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक हमला था। और आप किस जगह को छोड़ सकते हैं पुनीत जी? आप अगर नाम लेना अगर शुरू करें तो नूर खान पे हमला हुआ, मुरीद के पे हमला हुआ, सरगोदा में हमला हुआ, जकोबाबाद में हमला हुआ, सुकूर में हमला हुआ, लश्कर तोयबा को हमने खत्म किया, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमने हमला किया। तो ऐसी कौन सी जगह थी आतंकवादी ठिकानों की जहां हम नहीं जानते थे और जहां हमने उनको मारा नहीं? हमने घर में घुस के मारा। और उनको ये सबक आ गया कि अब भारत तुमको मजबूती से जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और प्रधानमंत्री के भी संदेश में साफ साफ था। परंतु हम उन्होंने ये बात कही जो हम सबको उल्लेखनीय है कि उन्होंने कहा कि अब समय है कि अब युद्ध का समय भी नहीं है और ये आतंकवाद का भी समय है। और उसके साथ उन्होंने बड़े साफ साफ दो टूक शब्दों में कहा कि टेरर और टॉक, टेरर और ट्रेड और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। और यह भी कहा
कि जो अमेरिका का जो इंटरवेंशन चल रहा था, लोग समझ रहे थे कि अमेरिकी दबाव में हम आए हैं, तो साफ साफ उनके अंडरलाइन में था कि साहब अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में होगी, टेररिज्म के बारे में होगी। आपकी बातों से पूरा एग्री करते हुए बस मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा। एक्चुअली क्या अब की बार जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और फर्स्ट 6-7 की रात से लेकर और 7, 8 और 9 की रात जो थी, इसमें देश में एक मैसेज था कि बार बार ये कहा गया है कि अब की बार पीओके, अब की बार 3-4 टुकड़े, ये सब ही उसका स्थायी जवाब है। जैसे आप भी कह रहे हैं कि अभी हमारे पैनल में जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा ये टॉक कब, कहां, कैसे होगी ये अब तक क्लियर नहीं है। क्या बात से वो मानेगा? इसका इतिहास पिछला जवाब दे सकता है। क्या अब की बार कुछ नया हो जाएगा? क्या पिछली बार जो बातों से बात बन सकती थी क्या अब की बार बन पाएगी? सवाल ये कुछ ऐसे थे, एक ओवर एक्सपेक्टेशन लोगों ने लगा ली या लोग एकदम सही थे, इसमें बीच में अचानक से ब्रेक आ गया? ये एक चीज अभी भी छूटती नजर आई है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं पुनीत जी, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दें। साफ साफ ये बात देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पुलवामा के अटैक के बाद का एक हिस्सा है। जहां तक हमारी आवेश की बात है और जनभावना की जो बात है, क्योंकि अगर 10 में से मैं 7 लोगों से पूछूं तो 7 लोग कहेंगे कि पाकिस्तान को हमको टोटल अटैक कर देना चाहिए था, उसका विघटन कर देना चाहिए था, 71 को दोबारा हमको लेके आना चाहिए था। परंतु उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। परंतु पाकिस्तान के विघटन की नींव और तेज हो गई है, उसमें एक्सेलरेशन आएगा पुनीत जी, और आप देखेंगे कि चंद वर्षों में पाकिस्तान का विघटन निश्चित है। क्योंकि वो आर्मी जो स्वयं आतंकवाद फैलाती है, स्वयं आतंकवाद इन यूनिफॉर्म है, वो कब तक अपने देश को और राष्ट्र को एक रख सकेगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत, जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि पाकिस्तान एक दिन स्वयं बर्बाद हो जाएगा अगर वो टेररिज्म को कंट्रोल में नहीं रखेगा। तो ये हमारा, मैं ये कहूंगा पुनीत जी विनम्रता के साथ कि हमारे एक्सपेक्टेशन कहीं ज्यादा थे, परंतु हमारी सेना ने और सरकार ने पर क्या इसमें वो बड़े लोगों के, मेरे पास में है तारीखों के साथ, पर क्या इसमें वो बड़े लोगों के स्टेटमेंट जिसमें देश के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं कि देश की जन भावना के अनुरूप अब की बार सारे एक्शन होंगे, शायद इसने मनोबल को और वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है उसको बहुत ऊंचा रखा था। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं वापस आपके पास इस विषय पर लौटूंगा। 2 मेहमान काफी देर से वेट करें। चावला साहब, कांग्रेस पार्टी ने क्लियर स्टैंड रखा था, बाद में क्लियर सवाल रखे, आपको जवाब मिला? कांग्रेस को जवाब मिला? पुनीत जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश अपनी सेना के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके समर्थन में था। और हमारे निर्दोष नागरिकों के साथ पहलगाम में जो हुआ उससे बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के हर मजबूत कदम उठाने को लेकर समर्थन में उसके साथ आई थी। पर सच कहूं, मेरी व्यक्तिगत मैं बात करूं, आज मोदी जी को मैंने पहली बार देखा, उनकी बातों से मुझे निराशा हुई, दिल से कह रहा हूं। और आज तक 8 बजे आकर उन्होंने जितने भी बातें की, पहली बार मुझे मोदी जी के चेहरे में वो बॉडी लैंग्वेज में विश्वास की कमी नजर आई। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी जी ने अपनी बातों की शुरुआत की कि मैं इस सैन्य कार्यवाही को देश की बेटियों और बहनों को समर्पित करता हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे 26 लोग वहां पहलगाम में शहीद हो गए, उनकी घर की बहन बेटियों को क्या न्याय मिल पाया? इस युद्ध से हमने कई जवानों को खो दिया, कई निर्दोष नागरिकों को खो दिया, उनके घर की बहन बेटियों को क्या हम न्याय दिला पाए? मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जो 4 आतंकवादी थी उस पर मोदी जी ने आज एक शब्द नहीं कहा कि वो 4 दुर्दांत आतंकवादी है कहां। हमारा बीएसएफ का एक जवान पूर्णम साव अभी तक उनके कब्जे में, उसको लेकर मोदी जी ने कुछ कहा? तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन जवानों के घर की बहन बेटियों के सीने छलनी हो गए इसके बाद, और जो 26 लोग मारे गए उनके घर की बहन बेटियों के सीने छलनी हुए, उस पर क्या यह समर्पण नहीं था? क्या हमारा बदला पूरा हो गया? क्या हमारा जो अपमान किया आतंकवादियों ने उसका बदला हमने ले लिया? मैं ये बोलता हूं कि एक तरफ पाकिस्तान की घटना को लेकर स्वीकार किया मोदी जी ने कि उसने हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और स्कूलों पर हमला किया, उसके बाद हमने उसे माफ क्यों कर दिया जब उसने इतनी घटिया हरकत की? आज तक हमने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, शास्त्री जी हो, इवन अटल जी क्यों ना हो, चाहे क्लिंटन का मामला रहा हो, चाहे किसी का भी, हमने कभी शिमला समझौते के बाद ये द्विपक्षीय मामले थे, हमने मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन, हमारे डीजीएमओ को फोन आया तो हमने मध्यस्थता की। तो जो ट्रंप का ट्वीट आया कि मैंने रात भर दोनों पक्षों से बात की, तो वो क्या था?
आज ऐसी पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं है? देश की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? देश की जनता को पारदर्शिता के साथ आप सच क्यों नहीं बताना चाह रहे? मैं ये पूछता हूं कि जब IMF कल पाकिस्तान को कर्जा दे रहा था, आपने उसके खिलाफ वोट क्यों नहीं किया? आप वहां से निकल गए बाहर। मैं बोलता हूं कि आप एक तरफ कहते हैं कि उनके मरे हुए जनाजे जो लोग पाकिस्तान के लोग शहीद हुए, उससे साफ समझ में आता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवादी घटना पाकिस्तान की थी। उसके बाद आपने उनको माफ क्यों किया? आप ट्वीट करके ट्रंप कहता है कि कश्मीर के मामले में दोनों पक्षों का, अरे कश्मीर तो हमारा है। बात पीओके की होनी चाहिए। पीओके पे आपने एक शब्द नहीं कहा। पाकिस्तान ने जिस पीओके पे कब्जा किया वो पीओके हमारा था। अभी उनको पूरा तहस नहस करने का मौका था, क्योंकि पूरे देश की जनता आपके साथ थी, पूरा विपक्ष आपके साथ था, हमारी सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही थी। अचानक से किस शर्तों पे आपने सीज फायर किया, ये देश की जनता जानना चाहती है। इन एक भी सवालों का जवाब आज मोदी जी ने नहीं दिया। अब एक सवाल का एक मिनट, बहुत अच्छी, बहुत आपने अपनी बात को अच्छे से रख लिया, लेकिन एक जो आपके उत्तर का एक शुरुआती हिस्सा था, आपने कहा क्या न्याय मिला। आप बताइए, हर बार क्या ये बात नहीं होती थी अगर हम 1-2 आतंकियों को पकड़ने मार दें कि साहब इनके लॉन्च पैड आप कब नष्ट करेंगे? अगर उनके लॉन्च पैड, जिसको प्रधानमंत्री अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि यह हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी आतंक हो तो ये उनकी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जिनको हमने तबाह किया, क्या इसे आप न्याय नहीं मानते? नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ, मैं अपनी देश की सेना के शौर्य को सलाम करता हूं, पर मैं ये जानता हूं, आपको मालूम है कि पूरे 140 करोड़ लोगों की भावनाएं पाकिस्तान वाले मामले में जुड़ जाती हैं। तो क्या हम लोग खाली क्रिकेट बंद करके बदला लेंगे क्या? बदला लेना था, भरपूर मौका था, क्योंकि पूरा देश, पूरे विपक्ष, पूरा, आप कहते हैं कि पूरा विश्व हमारे साथ था। अरे एक मच्छर को अगर हम सजा नहीं दे सकते तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना का दम हम भरते हैं। हमारा सीना छलनी है। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत निराश हूं आज। अब आपकी बात का जवाब डॉक्टर प्रेम व्यास साहब, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। दीजिए व्यास साहब, कांग्रेस को घोर निराशा है इससे। मुझे लगता है पुनीत जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखी तीन ताई जैसी। आज प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया है तो कुछ लोगों को वो चेतावनी लगेगी, कुछ लोगों को जानकारी लगेगी, कुछ लोगों को संदेश लगेगा, कुछ लोगों को अपील लगेगी। अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से और अपने अपने सौहार्द नेचर के हिसाब से वे लोग उसका आकलन करेंगे। 72 में कई सारे सैनिक थे ना जो युद्धबंदी थे। अगर 52,000 सैनिकों को छोड़ा जा सकता था तो क्या उन सैनिकों को छुड़ाने के लिए गुहार नहीं लगाई जा सकती? 10 सालों में 26/11 हुआ ना, इतना शौर्य का प्रदर्शन आदरणीय मेरे मित्र अमरजीत सिंह जी कर रहे हैं। उन 10 वर्षों में ये शौर्य कहाँ विलुप्त हो गया था? उन 10 वर्षों में सैनिकों के शीश काटे थे जब शौर्य कहाँ विलुप्त हो गया था? सांसद भवन के समय शौर्य कहाँ विलुप्त हो गया था? व्यास साहब, मुझे एक मिनट दीजिएगा। करा गया है। मैं रोकना किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन आज आपको एक बात के ऊपर, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, देश के गृह मंत्री का संसद के भीतर 71-72 के युद्ध के समय यह था कि अगर 3 दिन लेट सीज फायर कर दे तो ये हो जाता। ये मैं सिर्फ पॉलिटिकली जो कहा गया उसको कोड करते हुए सदन के भीतर ये स्टेटमेंट दिया गया था। आज क्या हम और रोक करके वो जन भावना के मुताबिक काम नहीं कर सकते? ये बात भी चूंकि चल रही है, इसका उत्तर दे सकते थे। उन्होंने जो नहीं किया उसका आपने हर बार उनको सुनाया। आज क्या ये उत्तर मिल गया देश का? जो सवाल कांग्रेस ने उठाया था, क्या उत्तर आप दे पाए? मैं बिल्कुल उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, पर पुनीत जी धैर्य से सुनने का प्रयास तो कर रहे हैं। जैसे आदरणीय मेरे मित्र ने कहा, आपने पूरा उद्बोधन धैर्य से सुना। मुझे 2 मिनट तो दे दीजिए, उसके बाद आपके प्रश्नों के जवाब मैं दे दूंगा। मुझे 2 मिनट तो दे दीजिए। जी जी बिल्कुल लीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, देश को जवाब कैसे नहीं मिला? देश को जवाब यह मिला कि 2016 में टेररिस्टों पर अटैक किया गया था। उससे एक कदम आगे बढ़े, बालाकोट में लॉन्च पैड्स पे अटैक करा, और उसके बाद अभी 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। ये देश को जवाब नहीं मिला है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। 9 जगह जहां पर अड्डे हुआ करते थे वहां पर लगभग 25 हमले किए गए। 21 ऐसे संगठनों को निस्तो नाबूद किया जहां पर फैक्ट्री संचालित होती थी। तो क्या ये देश को जवाब नहीं मिला? इसीलिए आदरणीय मित्र से मैं पूछना चाहूंगा कि जब इस तरह की कार्रवाई 100 किलोमीटर अंदर तक घुस के की गई, चाहे वो सवाई नाला हो, मुजफ्फराबाद हो, सैयदना हो, बिलाल हो, गुलपुर कोटली हो, बरनाल हो, भीमर हो, अब्बास हो, लगभग 9 जगहों पर ऐसे हमले करना और सुरक्षित वापस लौट कर आना, हमारा उद्देश्य था आतंकियों के जो ठिकाने थे उसको निस्तनाबूद करना। और हम धीरे धीरे वो शोर बढ़े हैं। इसीलिए मैंने आपको 2016 की घटना बताई, उसके बाद में बालाकोट लॉन्च पैड्स की घटना बताई, और अभी जिस तरह से लगभग 11 से ज्यादा एयरबेस थे जिनको हमने
11 एयरबेस 18 में से 11 एयरबेस को निस्तनाबूद कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं भी संकल्प की कमी यहाँ पर मुझे नहीं दिखती। दूसरी चीज है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कार्रवाई को सेना का शौर्य पराक्रम और मां बेटियों को समर्पित करा है। दूसरा, स्पष्ट रूप से संदेश दिया, इसीलिए मैंने कहा है कि सबको अपने हिसाब से प्रदर्शित हुआ है। स्पष्ट रूप से संदेश दिया है जिसमें शौर्य भी है, पराक्रम भी है, संवेदनशीलता भी है, विश्वसनीयता भी है और अपील भी और प्रतिबद्धता भी है। तो हम कहीं भी 11 सालों में बायलैटरल टॉक हुई हो तो आप बता दीजिए, उसके बाद में स्पष्ट संदेश अगर चर्चा होगी तो पीओके से संबंधित होगी। ठीक है व्यास साहब, आप वो सारी बातें कह गए हैं, आप सारी बातें दोहरा गए जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने की। मेरा सिर्फ आपसे दो ही बातों पर सवाल था। एक तो उस बात का जवाब नहीं आया कि जब देश के रक्षा विशेषज्ञों के साथ में सारी मीटिंग्स के बाद में एक कोई प्लान बना और ये बार बार इसके बाद कहा गया कि जन भावना के अनुरूप ये काम होगा, तो जन भावना में ये भी जोड़ा गया था कि पीओके वापसी होगी इसकी। आप यकीन रखिए जो आप सोच रहे हैं वैसा होगा। तो ये देश ने अगर ऐसा एक्सपेक्ट किया, आप तब उस पर गर्व करते थे कि हम ही कर सकते हैं, हम ही करके दिखाएंगे, तो फिर आपने उसकी स्वीकारोक्ति की। दूसरा मैंने कोट किया कि देश के खुद स्वयं जो आदरणीय मंत्री जी हैं उन्होंने सदन के भीतर कहा है कि तब अगर 3 दिन रुक जाते तो बहुत कुछ हो सकता था। फिर आज ये सवाल आपके पास आ रहा है कि आप भी थोड़ा रुक जाते। पुनीत जी देखिए, उस समय के घटनाक्रम के अनुसार मैंने जवाब दिया जिस तरह से आदरणीय अमरजीत सिंह जी ने मुझसे प्रश्न करा था। दूसरी बात है कि अभी कहा है ना स्थगित किया गया, समाप्त नहीं। 2018 में आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था उचित समय आने पर उचित जवाब दिया जाएगा। इसीलिए मैंने 2016 की घटना, बालाकोट की घटना और अभी की घटना का जिक्र करा है। तो क्या ये उचित समय नहीं? देश की जनता ये चाह रही थी कि जिन आतंकवादी कैंपों से ऐसे आतंकवादियों के निर्माण हो रहे हैं, उन आतंकवादी कैंपों को आप इस बात से सहमत नहीं है कि ये इससे अच्छा उचित समय नहीं होता? ये तो यहाँ बैठे कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम तो कंप्लीटली पूरा देश एक स्वर में सपोर्ट में था, अभूतपूर्व ऐसा माहौल ही नहीं था। देखिए, मैं पाठक जी एक चीज पूछता हूं, मेरे काबिल प्रवक्ता से ही पूछना चाहता हूं कि भारत आज जिस मजबूत स्थिति में है, क्या पाकिस्तान उस मजबूत स्थिति में होता तो वो सीज फायर के लिए तैयार होता? पहला सवाल। दूसरा, मुझे आप एक चीज बताइए, आपने सीज फायर करने के पहले तीनों सेना के प्रमुखों को विश्वास में लिया? तीसरा सवाल कि आप हमको सीज फायर का सूचना ट्रंप के ट्वीट से क्यों पता चली? चौथी, 26 लोगों को मारने वाले वो आतंकवादी कहां है? हमारा पूर्णव साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मैं पूछ रहा हूं कि तीसरे के ट्वीट से मिलती शर्म नहीं आती? क्या हमारी तुलना पाकिस्तान से करते? कहां शेर और कहां चूहा? ट्वीट करके ट्रंप ने हम दोनों को बराबरी में खड़ा कर दिया। उत्तर आप मुझे एक चीज बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स में और टेलीग्राफ में जो रिपोर्ट छपी है उसमें एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हमारे प्रधानमंत्री? उस रिपोर्ट पे आप क्यों नहीं बोल रहे? सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत आप लोगों ने हर सबूत नहीं मांगे, हम चाहते थे पाकिस्तान का नाबूद हो जाए। प्रेम व्यास साहब सत्ता में थे तब शौर्य का प्रदर्शन। प्रेम व्यास साहब उन्होंने जो 3-4 सवाल दिए उसका उत्तर देना चाहेंगे? आप ही के ऊपर है, टोटल उत्तर देना चाहेंगे? उन्होंने 4 सवाल आपसे निश्चित रूप से मैं तो पुनीत जी धैर्य से सुना, मैं तो सभी बातों का जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा 100 आतंकवादी मरे, इसमें से क्या आप तय कर सकते हैं कि वो 4 आतंकवादी निहित थे या नहीं थे? उसके बाद सेना ने कश्मीर में भी ऑपरेशन जारी रखा है। जिस दिन पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो रही थी उस दिन भी 4 आतंकवादियों को शहीद करा। तो मुझे लगता है कि सेना के शौर्य या पराक्रम या कार्रवाई कहीं भी समाप्त नहीं हुई है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने सेना के साथ, बताइए ना सेना से प्रश्न करने वाले कौन लोग थे? सेना के शौर्य पर प्रश्न मुझे लगता है कि सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर कोई भी जो देश की सीमाओं के भीतर रहता है, इस मातृभूमि से जुड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कभी भी किसी का भी इंटेंशन इस तरह का हो सकता है। हाँ, जो वो कह रहे हैं क्या वो जा रहा है सेना पर, ये जरूर सोचना चाहिए। इतना मैं जरूर पर्सनली कहूंगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अल्टीमेटली ये आपका कहा हुआ कहीं सेना उसके शौर्य पर, उसके मान सम्मान, उसके निर्णय पर तो नहीं जा रहा। फिलहाल मैं एक छोटा सा सवाल, हमारे साथ में यहाँ जो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर के ऊपर मौजूद हैं मेहरा साहब, मैं उनसे पूछूंगा। मेहरा जी, अभी आपने दोनों पक्षों की डिबेट की, मैं कांग्रेस के पॉइंट्स पर आऊंगा। कांग्रेस ने जो पॉइंट्स उठाए उन पॉइंट्स और आज का जो संबोधन है, इसके बाद अब जो होगा वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, देश समझ रहा है। पॉइंट तो रखे गए कि अभूतपूर्व समय था। दूसरा, ट्रंप के ट्वीट का जिक्र आया, भले ही आज उत्तर दिया गया, लेकिन आज भी देखिए आप 8 बजे का संबोधन था भारतीय समय के मुताबिक, 7:30 बजे फिर ट्रंप जी प्रकट हुए। मैंने इसका सवाल भी पूछा अगर आप सुन पाए हो तो, और उन्होंने आज फिर कहा कि हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, देखिए प्रत्यारोप आरोप लगते रहेंगे और सीज फायर के बाद और ज्यादा लगेंगे, उनकी संख्या और ज्यादा हो जाएगी। परंतु आप
ये समझने की कोशिश अवश्य हमको करना चाहिए और सारे दर्शकों को इस बात समझना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू क्यों हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि आतंकवादी ठिकाने को निष्काबूद किया जाए, उनके आकाओं को सबक सिखाया जाए। अगर आप प्रधानमंत्री के वक्तव्य को उठा के देखें तो उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। न्याय की प्रतिज्ञा थी कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को न्याय दिला सके, और वो न्याय मिला। ये प्रतिज्ञा देश के विघटन की नहीं थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हासिल करने की नहीं थी। और ऐसा समय आएगा कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद करा पाएंगे, बलूचिस्तान को आजाद करा पाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा को भी आजाद करा पाएंगे, और हम सब इस बात की चर्चा अवश्य करें। लेकिन नहीं कह रही मेहरा जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा समय अभी ऐसा है इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ता था, वरना मैं किसी को टोकना पसंद नहीं करूं, आप सबको सुनूं। लेकिन अभी जो कांग्रेस कह रही कि इससे ज्यादा बेटर टाइमिंग देश में नहीं देखी गई ना, कि जब एक रीजन भी था और एक सॉलिड वैलिड रीजन था, पूरा देश एक स्वर एक सांस में कह रहा था कि आप कर दीजिए, और देश की सरकार ने इस पर सहमति भी प्रकट की थी। इस पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? मैं कहूंगा कि जन भावनाएं जरूर थी। जन भावनाओं का होना और सैन्य सामग्री और सैन्य रूप से किस तरह से इसको लिया जाना, ये दोनों अलग अलग चीजें। मेरा आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकता है, परंतु आप उसमें डिलीवरी करना अभी चाहते या नहीं, या कुछ समय रुककर उसको डिलीवर करेंगे, वो आपके ऊपर है, वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, वो हमारी सैनिकों के ऊपर है, डीजीएमओ के ऊपर है, शैक्षिक प्रणाली के ऊपर। हम उसके ऊपर अभी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, प्रश्नवाचक चिन्ह अभी उसके ऊपर नहीं लगा सकते कि उनकी मंशा क्या है। और एक बात और साफ साफ उन्होंने कही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ठीक है। डॉक्टर वत्स, मैं आपका कमेंट इस पर चाहूंगा। जो आपने सुना कि देश की भावना से जुड़े हुए दो दल भी हैं प्रमुख तौर पर राजनीति के, दोनों जो बातें कह रहे हैं, कोई कमेंट इस पर रखेंगे? पॉलिटिकली ना सही, लेकिन सेना के एक अंग और पूरी तरीके से समझने के बाद कि इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता था। थोड़ा सा समय चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो मैं ये आईएमएफ के बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि उसमें नो का ऑप्शन होता है। आईएमएफ की जो टर्म्स हैं उसके अंदर में सिर्फ दो ही चीज़ होती है, यस या एब्सटेन, और नो का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको करेक्ट कर दूँ। दूसरा, सूटेबल टाइम, सही समय, क्या 1971 के बाद पीओके लेने का सही समय नहीं था? क्या शिमला समझौते के अंदर 93,000 कैदियों को बिरयानी खिलाकर वापस करने और हमारे 51 कैदियों को आज तक वापस नहीं लाने का क्या यह समय था? ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमारा बीएसएफ का जवान अपनी गलती से वहां गया है, और मैं आज आपके चैनल से बोलता हूं कि अभिनंदन की तरह से वो वापिस आएगा और बाइज्जत वापिस आएगा। तो ये भ्रांतियां ना फैलाई जाएं। आप डॉक्ट्रिनल चेंज देखिए कि सरकार की सोच के अंदर क्या चेंज है, उसको देखिए। ऑप सिंदूर चल रहा है, एक गोली आएगी, गोला जाएगा, और बिना किसी नोटिस के अभी आतंक की जो फैक्ट्रियां जहां से भी वो आतंक करेंगी उसके ऊपर में आएगा। प्रधानमंत्री इससे ज्यादा और क्लियर क्या कह सकते हैं कि अगर बात होगी तो सिर्फ बात होगी आतंकवाद के ऊपर, और बात होगी तो सिर्फ पीओके के ऊपर में होगी। ये मैटर्स जो हैं ये डिप्लोमेसी के मैटर है, स्लो मैटर होते हैं, एक दिन एक झटके में नहीं होते। आज एक राजनीतिक पार्टी खड़े होकर ये बोलना चाहे कि वापस जो है देश को इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर में फैला दिया जाए। हमने जो स्टेटेड जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव किया है। प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से क्या लोगों ने बहुत देर तक और दूर तक उम्मीद लगा ली थी, ये बात मैं आप मिश्रा जी से भी पूछता हूं। पुनी जी मुझे 1 मिनट और दीजिए प्लीज। जी ले लीजिए, 1 मिनट और दीजिए, ले लीजिए। मैं 1 मिनट और चाहूंगा। हाँ, बहुत बहुत कम शब्द हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पीओके की प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई, डिटेल में नहीं जाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, हाजी पीर की समस्या क्यों पैदा हुई, किसके कारण कारगिल युद्ध हुआ। नंबर 3,
हमारी 2 जाट रेजिमेंट अंडर ब्रिगेडियर डेस्मंड हेन्स डबल कैनाल पार करके डोगराई, जो कि आउटस्कर्ट्स है लाहौर का, जैसे भोपाल के पास में मंडी थी, वहां पहुंच गई थी, उसको वापस क्यों बुलाया गया? 1971 की लड़ाई के अंदर में 93,000 कैदियों को बिना कोई पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री गेम्स के क्यों छोड़ा गया? आज ये देश ये जानना चाहता है। ठीक बात है, आपने जो उत्तर दिए वो देश के सामने सर पहले से रहे, और कांग्रेस के लिए ये हमेशा ये सवाल ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस को परेशान करते आए, इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, आज पूरी ताकत के साथ रूलिंग में, मैं फिर आऊंगा वापस सतीश मिश्रा सर के ऊपर। सर आप बताइए, 3 सवाल जो उन्होंने पूछे कि इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद जन भावनाओं को किसने इतना हाई दे दिया, या ये जनता ने इतना ज्यादा जुड़ाव जिससे महसूस किया? देश में महिला, बच्चे सब एक स्वर में कुछ बातें कह रहे थे। ठीक है, आपने कहा जन भावना है, प्रैक्टिकली इससे बेटर टाइमिंग और क्या होगी जब सब लोग साथ थे? और ये जो बार बार कोई मध्यस्थता की भूमिका खुद की तय करके खुद को एक सरदार बताने की कोशिश कर रहा, उस पर अनआंसर है। और न्याय अधूरा मानती कांग्रेस पार्टी, सब पर आप जरा कमेंट रखिएगा। पुनीत जी, सबसे पहले तो जब ये ऑपरेशन चालू हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर नाम ही दिया गया था, और प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस भी किया और इसको डेडिकेट भी किया हिंदुस्तान की माँ बहनों के संदर्भ में। और जो मैंडेट था वो बहुत क्लियर था। मैं सेना की दृष्टि से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोग पाकिस्तान की तरह मिलिट्री बियरिंग कंट्री नहीं है जहाँ पे मिलिट्री का से ज़्यादा होता है। तो हमारे जो कमांडर्स हैं उन्होंने वही काम किया जो उनको मैंडेट मिला था। जैसा कि आपने डीजीएमओ के ऑल 3 मेंबर्स ऑफ ऑल 3 फोर्सेस, उनके मुंह से भी यही सुना कि हमको ये मैंडेट मिला था और हमने ये किया। जो रिटेलिएशन में जब पाकिस्तान ने हमला किया अपने सिविल और बेसिस में, उसका भी हमने जवाब दिया। इसकी सक्सेस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक जो जन भावना है उसमें एक सडन जो बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस जो है वो बहुत हाई हो गई, और मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि पहले ज़माने में नहीं होता था, कि चारों तरफ स्प्रेड हो गई कि जब हमारे पास इतनी अच्छी सिचुएशन है तो हम क्यों ना पीओके ले लें, और क्यों ना हम इनके कंट्री को सेगमेंट में कर दें, बलूचिस्तान अलग और बलूचिस्तान अलग और पीओके अलग उनसे ले लें, उसका टुकड़ा हम ले लें और हम इसको टुकड़े कर दें। बट ये शायद जो भावनाएं यहाँ तक जो हमारी चल रही थी, क्योंकि मिलिट्री तो अपने ऑपरेशन में बिजी थी, अपने को डिफेंड भी कर रही थी और ऑफेंसिव एक्शन भी ले रहे थे, तो ये भावनाएं वहां तक नहीं थी। और दूसरी बात, मिलिट्री भावनाओं पे नहीं, जो मैंडेट देती है गवर्नमेंट, उस पे काम करती है। इसलिए ये सवाल मेरा मिलिट्री पार्ट से कभी रहा नंबर 1। नंबर 2 सर, जो ये कहा जा रहा है कि अब पुरानी बातें भी निकली आ रही है, तो मेरा ये कहना है कि सर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। जो हिस्ट्री होती है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, उसको करेक्ट करने के लिए होती है। और अब मैं सबसे जो अहम बात बोल रहा हूँ सर, एक ऑफशूट ऑफ वॉर जो है, अब हमको इसको ऑडिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बैठ के, और अपना फ्यूचर एक्शन जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में हम क्या क्या सुधार या एक्शन ले सकते हैं। रहा सवाल सीज फायर का, जिसमें ये कहा गया है कि अभी ऑफ लेट सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोगों में रिजेंटमेंट है, और ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बहुत सी जनता में भी और लोकल आम जनता में भी बहुत रिजेंटमेंट है, क्योंकि वी ऑल्सो मूव इन द सिविल सोसाइटी। तो ये जो सीज फायर वाली जो बात है कि हमने इस समय क्यों की, इसका एक्चुअली बाकी सब हम अजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वो पॉलिटिकल जो लीडर हैं और जो इस समय ओहदे पे बैठे हुए हैं वही दे सकते हैं कि हमने सीज फायर क्यों किया।
मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारा एम दिख रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा है, और दूसरा जो चाइना अभी हमारे साथ बिजनेस सरप्लस में चल रहा है उसको हम थोड़ा मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हो, लेकिन मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, न्याय तो वाकई में मिला है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है और किया गया है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा सर कि जो JNK है, जब से वहाँ पे इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से और एक गवर्नमेंट बनी, वहाँ पर पुलिस जो है वहाँ की JNK की सिचुएशन के हिसाब से दे आर सपोज टू बी आर्म्ड पुलिस मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनको पेट्रोलिंग करना चाहिए था। और ये जितना भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई उस समय एक भी पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल ये तो क्यों नहीं थी? ये रेक्टिफिकेशन वाली बात है। इसके ऊपर ऑडिट करना नहीं सर, इसके ऊपर ऑडिट करना बहुत जरूरी है। आपकी बात और से मैं अंदर की तह तक करना है सर। आज की डेट में रायपुर में एक बहुत छोटा सा जिसको हम बोलते हैं मैरिन ड्राइव, वहां पे भी जाते हैं तो 10 पुलिस की वैन पेट्रोलिंग करते रहती है, वहां क्यों नहीं कर रही थी? आपकी बात से ऑडिट है तो ये, लेकिन ये हम थोड़ा सा 22 तारीख पे पहुंचे और 22 तारीख को एग्जैक्टली 22 के बाद में हमारी डिबेट के बहुत बड़े पॉइंट्स रहे हैं जिनको अभी आप सर उठा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी के सवाल हैं, जो आपने भी स्वीकार किया कि आप आम लोगों के बीच में रहते हैं और आम लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये सवाल उनके जहन में भी थे। ओवर एक्सपेक्टेशन उन्होंने लगा ली या उनको दी गई या एक आभा मंडल खड़ा किया गया। लेकिन एक जब बात पीछे आप लेकर जाते हैं, आज आप बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चावला साहब कई सारी उंगलियां आप पर भी उठ गई हैं। ये भी फिर आपको याद दिलाया जा रहा कि पीछे आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। देखिए, अपन अतीत की कब्र खोद के ना वर्तमान को छुपा नहीं सकते। पुनीत जी, हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जाबाज जो सेना है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना है। फिर वो चाहे द्वितीय विश्व का युद्ध का मामला रहा हो, चाहे सुभाष चंद्र जी के आजाद हिंद फौज का मामला हो, चाहे 65-71 का मामला हो, चाहे कारगिल का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, हमारी सेना ने हमेशा शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पर क्या होता है, सरकार ने पारदर्शिता का जो अभाव रखा, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आए नहीं, हमारी मांग पर विशेष सत्र बुलाया नहीं, उससे विश्वास का वातावरण बना। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने जो इस्लामाबाद कराची करके जो अति उत्साह में गलत समाचार दिखाते, उससे हमारे एक्सपेक्टेशन हाई हो गए। क्या उस पर कोई सरकार ने कंट्रोल किया? हम तो बोलते कश्मीर हमारा है, हमारा होगा, हम ले सकते हैं, हमारी सेना मजबूत है। पर सरकार ने कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी दिखाई। जो गलत समाचार मीडिया में, राष्ट्रीय मीडिया में दिखाए जा रहे थे, उस पर रोक नहीं लगाई। उसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई। हमने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, चाहे अटल जी रहे हो, चाहे शास्त्री जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी। अभी ये तीसरा आदमी बीच में क्यों मुंह मारा? और जिस सीज फायर का पता हमें हमारे प्रधानमंत्री से या सेना के प्रवक्ता से पता चलना चाहिए, वो एक ऐसा आदमी हमको बता रहा है, उसका दुख है, बस इस बात का दुख है। और हमें बोलने का अधिकार, इसलिए हम चावला साहब ये बातें आज के पहले सारी वैलिडेट लगती थी, अब जबकि आपको उत्तर मिल चुका है। इसी मंच पर क्लियरली कहा गया है कि विश्व समुदाय से ये कहूंगा कि पाक से बात होगी तो केवल POK और आतंकवाद पर होगी। दूसरा, न्यूक्लियर की धमकी ना दी जाए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, तो वे स्वयं देश के मुखिया कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर वॉर की किसी को धमकी ना दें। अब हम इससे रुकने थकने वाले नहीं हैं। तो क्या अब आपको जवाब नहीं मिल गए? दूसरा, एक पॉइंट, आप लोग कई बार इस बात के लिए घिर गए कि जब आप ऐसी बातें करते हैं तो चूंकि फ्रंट पर सेना है, उसके मनोबल को गिराने वाले आप नजर आते हैं। सवाल ये वाले अगर आप उठाते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लोग भी आपके खिलाफ जाते हैं कि साहब अभी हमें सेना के साथ खड़े होना, ये आप विपत्ति काल है, और आप ऐसा कह के पाकिस्तान में हीरो बन जाते हैं। और जो वहां हीरो है वो हमारे यहाँ विलेन स्वाभाविक। देखिए, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं हमारे साथ। हम सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, और सेना के जवान जब हम माइनस डिग्री में खड़े होते हैं तब अपनी चैन की नींद सोते हैं। तो सेना के शौर्य को तो पहले भी सलाम था, आज भी सलाम है और कल भी सलाम रहेगा। सेना के शौर्य पे तो कोई बात ही नहीं है। पर सरकारें जो अपना राजनीतिक इस्तेमाल करती हैं अपने लाभ के लिए, जब सरकारें पुलवामा के नाम से वोट मांगती है तो सेना का भी सीना छलनी होता है। जो इस देश को प्यार करते हैं उनका सीना भी छलनी होता है। और जब सरकारें पारदर्शिता नहीं रखती तो विपक्ष का सीना भी छलनी होता है। उस बात से हम दुखी हैं। और आज इतनी मजबूत स्थिति में होने के बावजूद अगर हम बदला नहीं ले पा रहे तो क्या मतलब फिर? जी व्यास साहब, देखिए पुनीत जी, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि कौवे गिरे या पेड़ गिरे? अरे आज की बात कर यार, आज की बात कर। आज हिंदुस्तान मजबूत है,
पाकिस्तान जैसा चूहे पे हम क्यों नहीं मार रहे हैं, उस पर बात करो ना। अतीत के मुर्दे कब तक उसको उखाड़ते रहोगे? वर्तमान पे बात करो। वर्तमान हिंदुस्तान 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हिंदुस्तान है। 11 साल से आपकी सरकार है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना है। उस चूहे को क्यों नहीं मारा आपने? मेरे 26 महीनों में सिंधु का बदला क्यों नहीं लिया आपने? पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया आपने? हमारे गुरुद्वारा और मंदिर पर जो हमले हो रहे हैं, सुनिए जरा, क्यों नहीं किया आपने? सुनिए जरा, वापस क्यों नहीं लाया? एक मिनट सवाल उठा करके केवल हंगामा नहीं मचाइए, थोड़ा सा उत्तर भी सुनिए और दर्शकों को भी सुनने दीजिए और फिर वो सवाल उठाइए। जी कहिए साहब। में बैठने का गलत फायदा ना लें। हाँ जी कही इसीलिए मैंने पूछा, इन्होंने कहा शौर्य की बात तो बताइए, इसीलिए मैंने तो प्रश्नवार पूछा। ये बोल रहा आज की बात मत करिए, खुद 1972 तक की बातें करेंगे। ट्वीट की बात, ट्रंप की बात करो ना। वो तीसरा आदमी कौन होता है मध्यस्थता करने वाला? शिमला समझौते में जब हमने तय किया था कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, पाकिस्तान को निपटाने के लिए किसी तीसरे के सहारे की हमको जरूरत नहीं है, और मध्यस्थता के लिए भी हमको किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान सक्षम था, हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान सक्षम रहेगा। हमारे देश की सेना को सलाम है। जय हिंद की सेना। चलिए चावला साहब अब आप इतने उत्साह में जा रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइएगा, आप ये कह रहे हैं आज हमारा देश बड़ा सक्षम है। अरे साहब हमने अपने प्रधानमंत्री को आयरन लेडी का तमगा तो पहले भी दिया हुआ है। हमने ये भी कहा है कि उन्होंने देश के 2 टुकड़े करके छोड़े थे उसी शत्रु के खिलाफ, उसी तरह के युद्ध के माहौल में। वो दौर कुछ अलग था, वो बातें कुछ अलग थी। आज की तारीख में थोड़ा प्रैक्टिकली भी आप बात करिए। आप ही कह रहे हैं यहाँ कि बदला नहीं लिया, लेकिन यहाँ बाकी के एक्सपर्ट सारे कह रहे हैं कि बदला तो लिया है। क्या अब कांग्रेस को स्वीकार करने में अब कोई झिझक नहीं है कि तब हमारी कमजोरी थी, आज हम बड़े मजबूत हैं? पहले जो माहौल हम बता रहे थे, क्या वो आपने भी जो प्रशंसाएं की, क्या वो ठीक नहीं है? अगर वो प्रशंसाएं सही तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि आज का माहौल बिल्कुल आप ज्यादा स्ट्रांग हैं? देखिए आप अपनी बात को काट रहे हैं। इंदिरा जी को भी केनेडी ने कहा था कि मैं अपना 7वां बेड़ा उतार रहा हूं। इंदिरा जी ने कहा था जो करना है कर लो, पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े होंगे, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, लेकिन जब हमारे पर कोई उंगली उठती है तो इतिहास गवाह है कि कोई सा भी मामला रहा हो, हिंदुस्तान से 65 हो जाए 70 हमेशा हम जीते हैं। उत्तर लें जी, कहिए। उस समय देखिए तीनों चीजें, पहले इकोनॉमिक दृष्टि से, मैं इसीलिए कह रहा हूं अमरजीत सिंह नहीं बताएंगे कि कौवे मरे या पेड़ गिरे किसने कहा था, लेकिन अब आगे की सुन लीजिए। पहले इकोनॉमिक वे पर हमने सिंधु समझौते की बात हो, व्यापार की दृष्टि से पाकिस्तान को पटका। दूसरी चीज है कूटनीतिक घेराबंदी करी है। तीसरी चीज है कि हमने जो मुस्लिम देश था उनका समर्थन लिया है। बताइए मुझे, अरब, उसके बाद में ईरान, कौन सा है? ईरान ने भी। चलिए अब एक वक्त की अल्पता, एक फाइनल कमेंट मुझे मेहरा साहब से लेने दे। मेहरा साहब, इसी के कारण पाकिस्तान के डीजीएमओ ने स्वयं फोन करके गुहार लगाया। ठीक है साहब, ये सारी बातें मेहरा साहब एक फाइनल कमेंट में आपका इस पर चाहूंगा। कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुनने के बाद में और जो जवाब प्रधानमंत्री जी का आ चुका है उसके बाद में ये पूर्ण विराम है इन चर्चाओं का, अटकलों का, सवालों का, शंकाओं का, ओवर एक्सपेक्टेशन का या फिर हाइप का, जो आप कहना चाहें। देखिए पुनीत जी, जहां तक राष्ट्र का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रश्नवाचक चिन्ह जितने भी लगे हुए थे और जो कांग्रेस की समस्या थी, मुझे लगता है कि उन्होंने पूर्ण तरह से उन पर पूर्ण विराम लगा दिया और कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो उत्तर न दिया गया हो। और प्रश्न उत्तर स्वाभाविक रूप से आप देखिए कि सारे के सारे आतंकवादियों के ठिकाने आज की तारीख में खंडहर बने हुए हैं। जो उनके आका थे वहां एयरपोर्ट पे साफ साफ दिख रहा है सैटेलाइट इमेजेस पे कि उनको वो वहां से उड़ान नहीं भर सकते हैं। यहां तक कि कुछ खबरें ये भी हैं कि उनके न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास भी बमबार्डिंग हुई है, तो हिल चुके हैं, वो डर चुके हैं। और यही अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, विश्व को भी संकेत है कि अब भारत को आप आसानी से नहीं ले सकते। भारत अब मजबूती तौर से खड़ा है और मैं ये कहूंगा कि 71 जैसा भी समय आएगा, जरा वेट करिए, बलूचिस्तान आजाद होगा और हम पहले राष्ट्र होंगे जब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को उसको परमिशन देंगे, उसको मान्यता देंगे। अब मैं छोटी सी बात करना चाहूं तो ट्रंप जी के ऊपर उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि ये तो 1000-1500 साल से लड़ रहे हैं, 100 साल से लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, परंतु उनकी बातें कुछ हास्यास्पद होती हैं।
अब आप देखें जरा पृष्ठभूमि में और जाएं पुनीत जी, उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच में आकर बड़ी मध्यस्थता करने की कोशिश की, उन्होंने इजराइल पैलेस्टाइन में मध्यस्थता करने की कोशिश की, वहां सब जगह फेल हुए। और यहाँ पे वो वन मैन अपशेड दिखाने के लिए वो कोशिश करते रहे कि मैंने मध्यस्थता की। तो मैं साफ कहना चाहता हूं प्रभारी जी से, कांग्रेस के प्रभारी जी से, कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता रखी है, ना मध्यस्थता करेगा, और ना प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में ऐसा आया है कि वो मध्यस्थता स्वीकार की गई। अब इतने क्लियरली कहने के बाद में जो आपने कहा, मैं इसी बात पर इस डिबेट को क्लोज करता हूं कि आज की तारीख में जो क्लियर मैसेज है, शंकाओं का, सवालों का, तर्कों का और साथ में कुछ कुहासों का, इसका दी एंड करने का प्रयास है। और मैं फिर कहूंगा कि ना अभी तक ये पूरा ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान किया गया है, ना इस सिचुएशन को हमें फुल स्टॉप की तरह लेना चाहिए। और एक बात जो मुझे इस पूरे 23 मिनट के भाषण में या अभिभाषण में नजर आई है, संदेश में नजर आई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का प्रॉमिस, उसका 10 तारीख को किया गया निवेदन भारत से क्लियरली सीधा, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, वो कसौटी पर है। अगर वो ब्रीच हुआ तो फिर इसका नतीजा देने के लिए हमारा ऑपरेशन भी अल्प विराम पर है, पूर्ण विराम नहीं है। वो कभी भी आगे किसी भी किस्त के तौर पर सामने आ सकता है। तो साहब देश भी देख रहा है, देश ने ही सरकार को मैंडेट देकर उस जगह तक पहुंचाया हुआ है। फिलहाल मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आप सबके बिहाफ में और हर भारतीय के बिहाफ में सेना को उसके शौर्य के लिए, उसके कृत्य के लिए सैल्यूट करता हूं। बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े इस डिबेट में। आप आगे भी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए IBS 24 पर जुड़े रहें, देखते रहें। नमस्कार।